के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक अच्छा निवेश माना जाता है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड में जिस तरह से आप निवेश करते हैं वैसे ही निवेश करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में मंथली सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत छोटे छोटे किस्तों का निवेश करते हैं। इसी तरह आप एनपीएस में भी करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है और वो है लॉक इन का। म्यूचुअल फंड से आप जब चाहें पैसे रिडीम कर पाएंगे, यूनिट रिडीम करेंगे, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन एनपीएस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अपने विड्रॉल्स को लेकर के। जब आप 60 साल के होंगे तभी आप पैसे निकाल पाते हैं, और इसीलिए निवेशकों की सहूलियत के लिए इसमें आपको एक प्री मैच्योर और पार्शियल विड्रॉल का विंडो मिलता है। लेकिन क्या इस विंडो का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इसको आज हम समझने वाले अपने एक्सपर्ट के साथ ही में एनपीएस को और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। तो आज वेलकम करते हैं स्मार्ट एक्यूमेन कंसल्टिंग के डायरेक्टर धनंजय बंथिया मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच धनंजय। अब सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, जब आप रिटायरमेंट के गोल के लिए निवेश करते हैं, एक एनपीएस जैसा इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं और ऐसा लगे बीच में कि शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी दिक्कत है, तो क्या मुझे इसे ब्रेक करके प्री मैच्योर विड्रॉल का जो विंडो मिलता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए? आप इसकी क्या सलाह देते हैं इस पर? थैंक यू प्रियंका जी फॉर हैविंग मी इन द शो। एक्चुअली हमको जब समझना है कि ये जो प्रोडक्ट है एनपीएस, इसका गोल बहुत क्लियर है। ये आपके रिटायरमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, और रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके लिए बैंक आपको लोन नहीं देती है। तो एक ऐसा गोल जिसके लिए लोन अवेलेबल नहीं है और आपके लिए कंपल्सन है कि आपको उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं आए, आप अपने निवेश को कंटिन्यू कीजिए, उस पर प्री मैच्योर विड्रॉल या एग्जिट की प्लानिंग मत कीजिए। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे सिनारियो आते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ और विकल्प नहीं रहते हैं। हो सकता है कि कोई हेल्थ की चैलेंजेस हो, या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आ जाए, या फिर हमें कुछ घर कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पर कुछ पूंजी की शॉर्टफॉल हो। तो ये 2-3 सिनारियो हैं जहां पर कि हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो हम शायद इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे इंपॉर्टेंट गोल है। लेकिन जहां तक कोशिश करें, क्योंकि हर डिसिप्लिन प्रोडक्ट एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर ढूंढता है। तो अगर प्रोडक्ट डिसिप्लिन है और इन्वेस्टर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तो जो एंड ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट का, शायद वो अचीव नहीं कर पाए। तो अगर फाइनेंशियल प्लानर शायद हम उसे रिकमेंड नहीं करते। ओके, तो धनंजय, एक होता है ऑप्शन कि आप प्री मैच्योरली पूरा पैसा निकालें, दूसरा ऑप्शन है कि आप पार्शियल निकालें, जो जमा राशि होती है उसका कुछ 25% आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर चूज करना तो आप क्या कहेंगे? पार्शियल विड्रॉल इज बेटर, ताकि ये निवेश तो कम से कम कंटिन्यू होता रहे। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आपने 3 साल ऑलरेडी प्रोविजन खत्म किया है, तो वॉट एवर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका आप 25% निकाल सकते हो, और एंटायर ड्यूरेशन में आप 3 बार ही निकाल सकते हो, और गैप होनी चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स। तो सपोज आपने 5 साल बाद विड्रॉ किया 25%, तो नेक्स्ट विड्रॉ जो आप कर पाएंगे वो 5 साल के बाद ही कर पाएंगे। तो अगर आप मुझे पूछें तो मैं कहता हूँ कि यस, पार्शियल विड्रॉल कुछ इमरजेंसी या कंटिजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अगर आपने ये चूज किया ऑप्शन आपके रिटायरमेंट गोल के लिए, तो इसे एग्जिस्ट करना शायद मेरे लिए लगता है कि एक बेहतर विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जिट वाला आइडिया जो है धनंजय बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। धनंजय, बहुत सारे चेंजेस पीएफआरडीए ने किए हैं। एक चेंज जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मैच्योरिटी पर जो फॉर्म्स भरने पड़ते थे एन्युटी खरीदने के लिए, उसमें आईआरडीए ने ढील दी है, और आईआरडीए और पीएफआरडीए के लिए अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इससे आपको लग रहा है कि कितनी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे? राइट, जैसे हमने पता है कि एनपीएस में जो हमको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है उसका 40% हमें यूज करना पड़ता है एन्युटी के लिए। तो आगे क्या होता था कि जब मैच्योरिटी हो जाती थी एट द एज ऑफ 60, अभी आप चाहें तो एज अ सब्सक्राइबर 75 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी कुछ चेंजेस आए हैं अभी। तो अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर 60 आपको एन्युटी स्टार्ट हो, तो आगे क्या होता था, आपको पीएफआरडीए को एक एग्जिट फॉर्म देना पड़ता था, और आपको एक सेपरेट फॉर्म देना पड़ता था एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती थी। तो आईआरडीए ने अभी रूल कर दिया है कि अगर आप जो फॉर्म जमा करते हैं एग्जिट ऑप्शन के लिए, वही फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा आपके इंश्योरेंस कंपनी या फिर आपके एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो आपको सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो पेपर वर्क है कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। एज अ सीनियर सिटीजन हम चाहते हैं कि जितना हैसल फ्री और जितना पेपर वर्क कम हो, उतना आसानी से हमने जो अपनी जमा पूंजी क्रिएट की है उसका हम बेनिफिट ले सके। तो मुझे लगता है काफी बेहतरीन स्टेप है आईआरडीए द्वारा, ताकि जो ईज जो है, कन्वीनियंस जो है, काफी बेहतर हो जाएगा हमारे इन्वेस्टर के लिए।
साथ ही में एक ईज अब हम देख रहे हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी लाने की कोशिश की गई है, खासतौर पर ई नॉमिनेशन के लिए। तो आगे बढ़े सवाल के, नॉमिनी जो है हमेशा आपके हर निवेश में होना चाहिए, और ई नॉमिनेशन में अब एनपीएस में क्या बदलाव है, धनंजय से समझते हैं। धनंजय, इस कदम को जरा समझाइए, क्या फायदा होगा इससे? ई एनपीएस में, ई नॉमिनेशन में क्या है कि आप घर बैठे ही नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन आप जब नॉमिनी अपॉइंट करते हैं ई नॉमिनेशन द्वारा, तो वहां पर जो है एक 30 डेज का विंडो रहता है जहां पर कि नोडल ऑफिसर उसे अप्रूव कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। अगर 30 डेज तक आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो बाय ऑटो मोड वो अप्रूव हो जाता है। तो जिसको आपने एज ए नॉमिनी अपॉइंट किया है वो आपके नॉमिनी रहेंगे। इनकेस कल आगे कुछ आपके लाइफ में होता है तो वॉट आपकी जो पूंजी एक्यूमुलेटेड हुई है उस नॉमिनी को वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अगर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, किसी ने एनपीएस में एक नॉमिनी तय किया है, कुछ समय के बाद अगर उसे बदलना चाहे, क्योंकि कई दूसरे निवेश में ये ऑप्शन मिलता है कि आप बदल सकते हैं नॉमिनी, क्या वो कर पाएंगे और उसके लिए ई नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे या फिर उन्हें फिजिकली जाना होगा? यस सर, आप अगर नॉमिनी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगेन सेम रूटेड है, उसका विंडोज 30 डेज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपने नॉमिनी चेंज किया है, अगर नोडल ऑफिस को कोई कुछ क्वेरी है उसको लेके, या फिर वहां पर उसको सस्पिशियस उनको लगता है, तो डेफिनेटली वो एक रिव्यू करेंगे आपके चेंजेस को। इनकेस 30 डेज तक कुछ उनके तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, दैट मीन्स जो नए नॉमिनी आपने अपॉइंट किया है वो एलिजिबल होंगे इनकेस कहीं अनफोर्चुनेट इवेंट होता है। ओके, क्रेडिट कार्ड से अब एनपीएस टियर 2 में जो लोग निवेश करते हैं वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इस कंट्रीब्यूशन को क्यों रोका गया है? इसके पीछे क्या रैशनल है? ये फैसला आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है काफी लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप एनपीएस जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करो एज ए इन्वेस्टर, मेरा उससे एक्सपेक्टेशन होता है 10 से 12% रिटर्न। ये नॉमिनल एक्सपेक्टेशन रहती है कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ। बट हमको ये समझना है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूज कर रहे हैं इसका पेमेंट करना, जहां पर कि हमें पता है कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट अगर आप टाइमली उसके बिल सेटल नहीं करो, वो 24 से 48% भी एनुअली आपको देना पड़ता है। तो जहां पर कि आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 12%, और जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, वहां पर आपको सालाना 24 से 48% देना पड़ेगा ब्याज, अगर आपने टाइम पे बिल सेटल नहीं किया। तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर ने समझा इस सिचुएशन को कि शायद ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं हो, सही तरीका नहीं हो एडिशन का कॉर्पस अपने एनपीएस में। तो शायद मेरे को लगता है कि दैट इज द थॉट जिस कारण उन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेप लिए। और अब क्या आप हमें बता पाएंगे टियर 1 में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अलाउड है या नहीं? आपके जो ऑप्शंस हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज ऑन डेट यस यू कैन इन्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड इन टियर 1, बट फॉर टियर 2, बिकॉज आपको समझना है कि टियर 1 में आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो कोई 30% ब्रैकेट में है और उनके पास शायद कैश की शॉर्टेज है, मे बी मार्च एंडिंग में उनको पे करना है, तो हो सकता है कि वो पे करके अप्रैल में उसको बिल सेटल कर दें। और उसको अगर 30% है तो अपफ्रंट 15,000 रुपीज का टैक्स सेविंग हो जा रहा है। तो उस कैलकुलेशन से शायद वो लॉजिकली साउंड करता है। लेकिन टियर 2 जिसमें कोई लॉक इन नहीं है और टैक्स बेनिफिट भी नहीं है, मुझे लगता है कि वहां पर ये सॉल्यूशन ऑप्शन लाना वाज वेरी गुड डिसीजन। एक और बदलाव जो है कि अकाउंट खोलने पर जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं, जो ज़्यादातर बैंक्स हैं जहाँ पर लोग जा कर के अकाउंट खोलते हैं, उन्हें अब कमीशन मिलेगा। इसका क्या असर पड़ेगा? कमीशन का कुछ रेंज आप हमें बता पाएंगे? और इससे एक एनपीएस सब्सक्राइबर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? करेक्ट। अब जब हम बात करते हैं कमीशन की, क्योंकि सर्विस कम विद कॉस्ट, कभी भी हम आपको सर्विस देते हैं तो उसके पीछे कॉस्ट होता है। बैंक की एक मैन पावर होती है, ऑपरेशनल टीम होती है, तो हर सर्विस के पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो अभी जो आगे अभी रूल है कि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका 0.20 एज अ ट्रेल कमीशन आपके जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप ई एनपीएस अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं तो वो चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू रूट करते हैं तो आपको 0.20% जिसका मिनिमम है 15 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक चार्ज किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट के ऊपर। तो अगर आपने लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो उसका 0.2% एप्लीकेबल होगा एज अ ट्रेल फॉर द पर्सन हु इज ऑफरिंग यू द सर्विस। तो बेसिकली अगर सर्विस दे रहे हैं तो उसके पैसे वसूले जा रहे हैं। Yes, तो service आपको पे लगता cost लगेंगे। है, चाहते हैं कि लोग जो है वो ऑनलाइन जा कर के अकाउंट खोलें रादर देन गोइंग टू अ पीओपी? इसके पीछे रैशनल क्या है? क्यों ये कमीशन जो है वो दिया जाएगा पीओपीज को?
करेक्ट, रैशनल यही है कि जो मैंने आपको बताया कि सर्विस कम्स विद कॉस्ट। अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ अपने लैपटॉप के माध्यम से ई एनपीएस के थ्रू अपना एनपीएस अकाउंट खोल रहा हूँ और मैं डायरेक्टली इसमें पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, जहां पर कि मैंने किसी का सर्विस सपोर्ट नहीं लिया है, ओके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी, आई एम श्योर दैट कि एक मेजर चंक है जो टेक सेवी नहीं है, उन्हें अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने को लेके, आइडियाज नहीं किस तरीके से अपलोड किया जाए, किस तरीके से पेमेंट किया जाए। तो वहां पर कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर हैंड होल्डिंग और सपोर्ट के लिए ये कॉस्ट कंपनसेट किया जाना चाहिए। ओके, तो ये जो निवेशक होगा उसी की जेब से जाएगा, उसके निवेश का एक पोर्शन जाएगा, यस, राइट? उसके जो तो है जो चार्जेस है यूनिट के ओके, माध्यम से डिडक्शन होगा, तो उसका इम्पैक्ट उसके नैब में दिखेगा। ओके। सो ओवरऑल ये जो चेंजेस हैं आप इन्हें कैसे देख रहे हैं? का आपसे एक मैं क्लोजिंग रिमार्क ये जो एनपीएस में बदलाव हैं उन पर लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें अलग अलग लोगों के व्यूज आते हैं, ओपिनियन आते हैं। क्योंकि जैसे हम एक कार की बात करते हैं तो उसके जो अपग्रेड फेस लिफ्ट होता है, वैसे ही हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी कुछ कुछ कमियां होती हैं, कुछ कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, सर्वे किए जाते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है रेगुलेटर द्वारा, और पीएफआरडीए ने काफी शानदार काम किया है कि उन्होंने इन्वेस्टर के अंदर जो पेन पॉइंट है उसको समझा है, और कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन लाए उनको और ईज हो गया है। तो मेरे को लगता है कि एनपीएस में लोगों की और रुचि बढ़ेगी, और आने वाले से समय में मुझे लगता है कि एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल, यानी रेगुलेटर ने केवल ये नहीं किया कि एक प्रोडक्ट है चल रहा है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने देखा पहले तो प्री मेच्योर विड्रॉल को लेकर के भी, और 7 साल में जब आप विड्रॉ करते थे तो आपको हर समय एक 80-20 का रूल होता था, पर अगर आपकी जमा राशि 5 लाख से कम है आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है।